नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था कि इजराइल सीज फायर की पासदारी नहीं करेगा और ना वो कर रहा था। और अभी यह हुआ है कि सबसे डेंजरस खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल ने गजा के ऊपर जो वो अटैक किया है, एक लार्ज स्केल अटैक गजा के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। ये सीज फायर के बाद सबसे बड़ा हमला है जिसमें एयर स्ट्राइक जो हैं वो गजा के ऊपर लॉन्च की गई हैं। अगर हम देखें तो फ्रॉम द डे वन इजराइल ने इस मुआहदे की गुड फेथ के अंदर पासदारी नहीं की, और ना सिर्फ गुड फेथ के अंदर पासदारी नहीं की बल्कि उसने हमले करते हुए फलस्तीनियों को शहीद किया। कल अगर आप देखें तो एक हौलनाक वाकया जब वो पेश आया, 11 फलस्तीनी जब वो शहीद कर दिए गए, जिसमें 7 जो है वो बच्चे थे और 2 खवातीन शामिल थी। तो कल ये बड़ा एक हौलनाक वाकया सामने आया जिसके पेन से अभी तक फलस्तीनी और दुनिया नहीं निकली है। और अभी क्या हुआ है कि इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला गजा के ऊपर जब लॉन्च कर दिया है। हुआ क्या है कि 2 इजरायली फौजी जो है वो मारे गए हैं और उसको जवाब बनाकर अब ये हमास ने हमला किया नहीं किया वो आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। लेकिन असल और बुनियादी बात यह है कि चूंकि इजराइल जब वो मुख्तलिफ पहले ही जवाब घड़ रहा था तो 2 इजरायली फौजी जब मारे गए हैं, यानी कि पहला वहां पर ये इनकी कैजुअलिटीज हुई है सीज फायर के बाद। तो हालात जो वो तेजी के साथ इस वक्त बिगड़ रहे हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा इशू अपनी जगह पर मौजूद है और अब और ज्यादा बिगड़ गया है जब इजराइल ने यह हमला ही कर दिया है, और वो है एड का अंदर जाना और रफा क्रॉसिंग का खुलना। इस सीज फायर के पीछे जो सबसे बड़ी रीजन थी वो ये थी कि इमदाद जो है वो अंदर जाएगी और स्टारवेशन जो है उसका खात्मा होगा। लेकिन इजराइल जो है उस सीज फायर को 10 दिन गुजर गए हैं लेकिन उसने रफा क्रॉसिंग नहीं खोली, इमदाद जब उसने अंदर उस तरह से नहीं जाने दी जितना तय किया गया था। तो इससे स्टारवेशन जो है वो वहां पर खत्म तो नहीं हो रही है। और फलस्तीनियों के ऊपर जब इजराइल अटैक भी कर रहा तो ये रफा क्रॉसिंग का ना खुलना ये एक ऑलरेडी इशू था, अब हमले के बाद और बड़ा इशू बन गया है और इजराइल ने इसको मुकम्मल तौर पर कहा है कि हम बिल्कुल खोलने वाले नहीं हैं। अब नाज़रीन, मसला यहां पर यह है कि ये जो इविल एंटिटी है इसने स्टारवेशन को अपनी एक पॉलिसी बना लिया है। ये दुनिया में कोई नहीं करता है, लेकिन इस एंटिटी ने जहां हर टूल फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल किया और 100 साल से ये करते चले आ रहे हैं, अब 2 सालों में हमने देखा कि स्टारवेशन को एक पॉलिसी बना लिया गया है। तो अगर स्टारवेशन का खात्मा होता है, अगर इमदाद अंदर जाती है, तो ये इतने वॉर क्रिमिनल हैं कि ये उसको अपनी एक डिफीट समझते हैं। अगर लोगों को खाना मिल जाए तो ये उसको जब अपनी डिफीट समझते हैं। और असल में इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल इस वक्त फलस्तीनियों के सामने ऑप्शंस क्या रख रहा है? ऑप्शन ये रख रहा है कि फलस्तीनी चूज करें बिटवीन लार्ज स्केल बॉम्बिंग टू लो स्केल बॉम्बिंग, और वो चूज करें बिटवीन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट टू कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, और चूज करें बिटवीन लो इंटेंसिटी स्टारवेशन टू हाई इंटेंसिटी स्टारवेशन। यानी एक पीसफुल, एक नॉर्मल और एक खुशहाल और पुरअमन जिंदगी ये फलस्तीनियों के लिए ऑन टेबल है ही नहीं। उन्होंने चूज करना है कि ज्यादा बॉम्बिंग होगी या कम बॉम्बिंग होगी। अब देखें ना, जैसे सीज फायर है तो इसमें बॉम्बिंग कम हो रही है अभी इस वाकये से पहले तक, लेकिन फलस्तीनी शहीद फिर भी हो रहे हैं। लेकिन जो 9 अक्टूबर से पहले हो रहा था उसमें लार्ज स्केल बॉम्बिंग हो रही थी। तो उनके दरमियान उनके सामने ऑप्शंस क्या रखा गया है कि या तो वो वाली सूरत हाल कबूल करें जिसमें फुल स्केल बॉम्बिंग हो रही है, या ये वाली सूरत हाल कबूल करें जिसमें जब चाहे इजराइल कहीं भी अटैक करके रोजाना 10-15 फलस्तीनियों को शहीद करता रहेगा और इमदाद उस तरह खुले अंदाज में अंदर जाने नहीं देगा। तो एक पीसफुल, नॉर्मल, एक खुशहाल जिंदगी उनके लिए यहां पर ऑन टेबल है ही नहीं। तो आप जरा अंदाजा करें कि इस पॉलिसी के साथ जब वो क्या अमन यहां पर होने वाला और क्या मामला यहां पर हल होने जा रहे हैं। और जब जेडी वैंस है वो कल के रोज उन्होंने इजराइल पहुंचना था और उसके इस दौरे के हवाले से ये पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये मुकम्मल तौर पर जंग खत्म करने के हवाले से, परमानेंट सीज फायर के हवाले से, फेज 2 के हवाले से इसमें डिस्कशन होगी। तो उससे पहले ये इतनी बड़ी एस्केलेशन जब इजराइल ने कर दी है। और दूसरी तरफ जो रीजनल कंट्रीज हैं वो सिर्फ तमाशा इस वक्त देख रहे हैं, वो यरगमाल बन चुके हैं, वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। यानी स्टारवेशन को, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, स्टारवेशन को, जेनोसाइड को, जैसे वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। यानी किसी रीजनल कंट्री की जानिब से ऐसी कोई बात नहीं की गई कि अगर इजराइल ने स्टारवेशन खत्म ना की तो हम अटैक कर देंगे, हम मुआहदे तोड़ देंगे। इस तरह की कोई रेड लाइन अभी तक उनकी जानिब से सेट नहीं की गई है। तो इसका मतलब यह है कि रीजन ने भी स्टारवेशन, जो कि एक इतना बड़ा जुल्म है कि बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, इंसानों को भूख से मार देना, इतना बड़ा ये जुल्म है। यानी एक तरफ बॉम्बिंग से मारना, दूसरी तरफ भूख से मार देना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो इसको जैसे वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी उनके यहां बस बेहिसी है और बेबसी है। उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि इजराइल ने अगर ये कल तक ना खोला, अगर 2 दिन तक ना खोला तो हम अटैक कर देंगे। इजराइल फौरी तौर पर ये सीज जो है वो खत्म करे। तो ऐसा लगता है जैसे स्टारवेशन को इजराइल ने नॉर्मल कर दिया है और रीजनल कंट्रीज हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आप मुझे बताइए, ये जो गारंटर्स दरमियान में बने हुए थे वो आज क्या जवाब देंगे? और इनमें इतनी भी ब्रेवरी नहीं है कि ये खुलकर आकर बात कर सकें कि इसमें वायलेशन कौन कर रहा है। अब मुझे बताएं, ये जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आकर यहां पर वादे वईद करके गए थे, अब वो आए ना और इजराइल से इंप्लीमेंटेशन करवाएं। अब इजराइल से पूछेंगे कल जो उन्होंने अटैक किया और 11 फलस्तीनी शहीद हो गए, उसका हिसाब कौन देगा? अभी जो उन्होंने इतने बड़े हमले लॉन्च कर दिए, अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती है? अब ये इस वक्त बहुत ज्यादा टर्मोइल है क्योंकि उनके बड़े हमले इस वक्त गजा पर हो रहे हैं। क्या वो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद रुक जाएंगे, या ये अब सीज फायर मुकम्मल तौर पर टूट गया है? क्योंकि
काफी ज्यादा टर्मोइल और पैनिक वाली सूरत हाल जो पैदा हो गई है। तो जैसे रीजनल कंट्रीज है वो उनके यरगमाल बन चुके हैं, कुछ भी कहने से और करने से जब वो कासर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ना ही ये एम्पायर जो ये सारा कुछ फंड कर रहा है और जिसकी दोगली पॉलिसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ना ही एम्पायर कायम रहने वाला है, और ना ही इस वक्त इस एम्पायर को चलाने वाला मगरूर तरीन शख्स जो है वो बिल्कुल हिल गया है। और इस वक्त अमेरिका से जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है, बहुत गेम चेंजर खबर है। और हमने आपको बताया हमेशा, पिछले कुछ महीनों से हम इस पर बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी एक बैटल जारी है वो खुद अमेरिका के अंदर जारी है, और अमेरिका के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं जो शायद एक सदी के बाद या उससे ज्यादा टाइम के बाद आ रही हैं। तो ये जो अमेरिका के अंदर बैटल लड़ी जा रही है, इसके बहरास्त असरात होंगे बाहर की दुनिया के ऊपर और मिडिल ईस्ट के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर और इजराइल के ऊपर। तो आज वहां से खबर क्या सामने आ रही है नाज़रीन, अमेरिका में लोग निकल आए हैं ट्रंप के खिलाफ, और इसे मॉडर्न यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करार दिया जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ सिटीज वहां पर मिलियंस की तादाद के अंदर लोग निकले हैं, और खासकर जो उनके फेमस स्पॉट्स हैं जैसा कि न्यूयॉर्क स्क्वायर है और वाशिंगटन डीसी में, वहां पर लाखों की तादाद के अंदर, ओवरऑल जो है वो मिलियंस की तादाद के अंदर जब लोग, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा अमेरिका जब निकला है, एक समंदर है जो सड़कों के ऊपर जब वो उमड़ आया है। और ट्रंप जो ये क्लेम कर रहा था कि उसकी बहुत पॉपुलैरिटी है, वो चंद महीनों के अंदर वो पॉपुलैरिटी जब हवा के अंदर तहलील हो गई है। नेशन वाइड, एक शहर में नहीं, एक स्टेट में नहीं, तमाम स्टेट में और नेशन वाइड और मिलियंस की तादाद में अमेरिकन निकल आए हैं, और फलस्तीनी झंडे भी वहां पर देखे गए हैं। और ओवरऑल जो तमाम ट्रंप की पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट, रिगार्डिंग डोमेस्टिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी मुश्तरका तौर पर उसको रिजेक्ट कर दिया है अमेरिकन ने, और कहा है कि खासकर ये जो ट्रंप का बिहेवियर है, बादशाहों जैसा बिहेवियर, ये हमें कबूल नहीं है। और पूरी तरह से ट्रंप की पॉलिसीज को जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो यानी वो पॉपुलैरिटी हवा में तहलील हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अमेरिकन ये चीज कबूल करने वाले नहीं हैं। और सबसे बुनियादी बात देखिए क्या है, ट्रंप जैसे बंदे को अमेरिकन लेकर आए हैं, ट्रंप जैसे बंदे को जिसके बारे में डॉक्टर्स भी रिपोर्ट दे चुके हैं, उसका सारा कंडक्ट भी उनके सामने है। वाई? क्योंकि ट्रंप जंगों को रोकने की बात कर रहा था, यह सबसे बड़ा सेंटिमेंट था अमेरिका के अंदर। तो जंगों को रोकने के नारे की वजह से वो ट्रंप को लेकर आए हैं, और आकर ट्रंप ने सबसे पहले उसी नारे की जो वो खिलाफवर्जी की है। तो इससे एक बात नाज़रीन ये भी साबित हो चुकी है इन मुजाहिरों से कि ट्रंप जो मर्जी अपने आप को सेल्फ क्लेम करता रहे कि मैं बहुत बड़ा पीस मेकर हूं, मैं अब देखे ना, ये बिल्कुल एक्सपोज हो गया और बिल्कुल ये फारिग हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। और इसलिए अब इजरायली लॉबी भी बहुत पैनिक में आ गई है, और वो बड़ी तेजी के साथ अब ये चाह रही है कि ट्रंप को जितना इस्तेमाल किया जा सकता है कर लिया जाए। ट्रंप ये कह रहा है कि अमेरिका गोल्डन एज से गुजर रहा है, ये ट्रंप का आजकल का बयानिया है, और अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े मुजाहिरे उसके खिलाफ शुरू हो गए हैं। ये कौन सी गोल्डन एज है? तो वो जो मर्जी कहता रहे मैं जंगे रोकने वाला हूं, मैं गोल्डन एज से अमेरिका गुजर रहा है, वो काम वो कर रहा है जो हजारों साल में और सैकड़ों सालों में नहीं हुए। कोई भी इस बंदे की जो है जुबान उसके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वर्ल्ड लीडर्स जब उससे मिलते हैं तो खूब चापलूसी करते हैं, खूब उसकी खुशामद करते हैं, उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते हैं। और अभी जब मिस्र में समिट हुआ तो किसी एक हुक्मरान की भी जरूरत नहीं हुई कि वो ये थोड़ी सी बात कर सके कि बादशाह सलामत ये गजा के अंदर 18,000 से ज्यादा बच्चे भी मारे गए, तो किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई। तो ठीक है, वो जो दुनिया के हुक्मरान है और मिडिल ईस्ट के हुक्मरान है और OIC के जो लीडर्स हैं, लेकिन जो हकीकत है वो दुनिया के सामने और सबसे बढ़कर अमेरिकन के सामने है। अभी ट्रंप ने जनाब अली फिर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है, और अब ट्रंप ने ये अनाउंस किया है और प्राउडली अनाउंस किया। अब आप जरा इस बंदे का लेवल देखें, प्राउडली अनाउंस किया है और कहता है कि मैंने एक सबमरीन के ऊपर अटैक किया है, और ये सबमरीन जो है वो ड्रग्स लेकर जा रही थी। अब वो वेनेजुएला की सबमरीन होगी, उसको भी ड्रग्स कहकर जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये यानी इधर सीज़फायर टूट रहा है या टूट चुका है मुकम्मल तौर पर, आने वाले घंटे बताएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक है। तो वैसे भी इजराइल के इरादे कोई नहीं है इसको आगे बढ़ाने के, और उधर अमेरिका में ये प्रोटेस्ट जब उस वक्त शुरू हो गए। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं पिछले कुछ घंटों के अंदर क्या हुआ और किस तरह से मामला जब आगे बढ़े। देखिए, एक नाज़रीन जो फियर था कि इजराइल अपने कैदी लेकर दोबारा से अटैक कर देगा, वो फियर जो है वो इस वक्त मतलब सही साबित हो रहा है। लेकिन उसमें दो तीन चीजें थी, एक ये कि फलस्तीनी कैदी आ जाएंगे, दूसरा एड अंदर आएगी। तो एड इजराइल अंदर नहीं आने दे रहा, उसने अभी तक रफा क्रॉसिंग नहीं खोली। ये सबसे बड़ा जो यहां पर मसला पैदा हो गया, इसलिए ये सीज़फायर आगे चल नहीं सकता। यानी रफा क्रॉसिंग की जो हम पहले से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसने थोड़ा सा भी अगर लंबा चलना है तो रफा क्रॉसिंग खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए सीज़फायर फलस्तीनियों ने किया है कि चलो एड अंदर आएगी, क्योंकि इस मुआहदे में ना ही कोई फलस्तीनी रियासत की कमिटमेंट है, ना ही कोई और कमिटमेंट है, तो वो सिर्फ एड अंदर लाना चाह रहे थे। अगर इजराइल एड भी अंदर नहीं आने देगा और ऊपर उनके पर अटैक भी करता रहेगा तो कैसे मामला चलेगा। यानी कि उसने कैदी वापस ले लिया और ऊपर से अटैक कर दिया और एड भी अंदर नहीं जाने दे रहा। और फिर इसमें तीसरा फैक्टर यह था कि जो गारंटर बने हैं अब वो जरा सामने आए और बताएं कि अब क्या करना है, जो गारंटीज उन्होंने ली थी कि अगर इजराइल दोबारा अटैक करेगा। अब जरा देखिए कि अमेरिका और वहां पर लॉबी इजराइल की कैसे
गेम खेल रही है और कैसे इसराइल को मुकम्मल शील्ड कर रहा है अमेरिका, और इसलिए वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। कुछ ही देर पहले नाज़रीन क्या हुआ कि जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है उसने ये स्टेटमेंट जारी किया, जी वो गरीब स्टेटमेंट जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब देखिए कि ये खुद जो है वो सीज फायर को खराब कर रहे हैं। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि हमने गारंटर को ये बता दिया है कि हमास एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रही है। अब ये कुछ देर पहले उसने जब स्टेटमेंट जारी की, जिसको सख्ती के साथ जब हमास ने रिजेक्ट किया कि ये कितनी फुलिश बात है, भाई हम क्यों अटैक करेंगे और किस लिए अटैक करेंगे, अभी तो एड अंदर आनी है, रिकंस्ट्रक्शन है, मलबा हटाना है, भाई हम किस लिए अटैक करेंगे। और आप जानते हैं कि हमास भाई क्यों अटैक करेगी। हमास रिजेक्ट्स यूएस एक्यूजेशन ऑफ सीज फायर वायलेशन, यानी पहले दिन से इजराइल ने कोई पाबंदी नहीं की सीज फायर की, और उल्टा 2 दिन कबल जब वो सेंटकॉम ने एक स्टेटमेंट जारी की, तो ये एक सारा एक बयानिया है कि पहले सेंटकॉम कह रहा है कि हमास वायलेशन कर रही है, अब स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हमास एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है। यानी वो ना पूछा जाए कि जो इजराइल असल में कर रहा है। तो हमास ने इसको सख्ती से कहा कि फुली रिजेक्ट यूएस क्लेम कि इमिनेंट अटैक होने जा रहा है, हमास बस हमला करने जा रही है, और ये फॉल्स क्लेम्स हैं और ये इजरायली डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा जब उसको कवर अप करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। हमास स्ट्रांगली रिजेक्ट एलिगेशन मेड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अक्यूजिंग इट ऑफ प्रिपेयरिंग अटैक। अच्छा, तो ये देखें, यानी इजराइल तो इस तरह की बातें करता है, लेकिन अमेरिका का भी इतना एक बोगस बयानिया आगे बढ़ाना, ये एक खौफनाक चीज थी। और पिछले कुछ घंटों से इस बयान के बाद ही पैनिक जब वो फैल गया कि अब ये बयानिया जब वो किस लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, फिर मीन टाइम क्या हुआ कि मिस्र की जो एम्बेसी है उसने ये स्टेटमेंट जारी की कि रफा क्रॉसिंग खुलने जा रही है। अच्छा, उसके कुछ ही देर के बाद जो नेतन्याहू है उसने स्टेटमेंट जारी की, उसके ऑफिस से स्टेटमेंट जारी हुई कि रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी, और उसमें कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि आज नहीं खुलेगी, परसों नहीं खुलेगी, बस नहीं खुलेगी, हम बाद में बताएंगे कि कब खुलेगी। इजरायली ऑक्यूपेशन रेजिम टू शट रफा क्रॉसिंग अंटिल फर्दर नोटिस, हम बताएंगे, फर्दर नोटिस बताएंगे कब खुलेगी। अच्छा, इससे मामला और गड़बड़ हो गया। फिर इसके कुछ देर के बाद क्या हुआ कि रफा में एक वाकया पेश आता है जिसमें एक इजरायली व्हीकल, उसमें धमाका होता है और 2 इजरायली फौजी जब उसके अंदर मारे जाते हैं, और रिपोर्ट्स ऑफ 2 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन मिलिट्री व्हीकल एक्सप्लोजन इन रफा। अच्छा, अब पीछे एक पूरा, यानी एक तो 10 दिन से वायलेशन हो रही है, बयानिया बन रहा है, और जो इजराइल की डेड बॉडीज हैं उसको एक इशू बनाया जा रहा है जो कि कोई इशू है नहीं। फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ये स्टेटमेंट आना, फिर जनाब अली ये वाकया हो जाना। तो इस वाकये के फौरी बाद इजराइल ने कहा कि ये हमास ने हमारे पर अटैक कर दिया है और अब हम सीज फायर, मतलब बस उन्होंने एक तरह से तोड़ भी दिया है जिसकी मुकम्मल पहले भी कोई पासदारी नहीं हुई। तो अब उन्होंने लार्ज स्केल अटैक्स, इस ये जो उनके 2 फौजी मारे गए हैं उसके बाद जनाब अली उन्होंने लार्ज स्केल अटैक शुरू कर दिया। इजराइल कंटिन्यूज डेडली अटैक्स ऑन गाजा क्लोज रफा क्रॉसिंग। इजराइल क्लेम्स कि हमास ने उनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स किए हैं जिसके उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिखाए, लेकिन उन्होंने लार्ज स्केल एयर अटैक्स जब वो शुरू कर दिए हैं। इजरायली एयरफोर्स बॉम्ब्स रफा सिटी इन सदर्न गाजा स्ट्रिप, इजरायली मीडिया। अच्छा, अब इसमें मुमकिन है कि हमास ने अटैक किया हो, वाई, क्योंकि जाहिर है कि इजराइल जब सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है और तो हमास भी एक जवाबी अटैक कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, इन प्रिंसिपल ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह हमला हमास ने नहीं किया, ये इनका अपना कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है। और दूसरा, अभी आज ही यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आई है कि बहुत बड़े नंबर्स के अंदर अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स, अनएक्सप्लोडेड मटेरियल जो है वो गजा के अंदर पड़ा हुआ है, यानी जो इजराइल ने गिराया है वो वहां पर पड़ा हुआ है। तो उसके नतीजे में ये खुद से, यानी इस तरह के वाकयात जो है वो लेबनान में भी पेश आ चुके हैं और सीरिया में भी पेश आ चुके हैं इजरायली फौज के साथ, कि वहां पर इस तरह के धमाके हुए हैं, कोई लैंड माइन बिछे थे, कोई अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स पड़े थे तो वो फट गए, मतलब वो पड़े थे और फट गए, डेटोनेट हो गए। तो इस तरह के वाकयात उनके साथ पेश आ चुके हैं सदरन लेबनान में भी और सदरन सीरिया में भी। तो ये फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है और ये इस तरह का एक अनएक्सप्लोडेड कोई मटेरियल पड़ा था और वो बस एक्सप्लोड हो गया, तो उन्होंने इसको जवाब बना लिया कि ये हमास ने हमारे पर अटैक किया। यूएन वार्न्स ऑफ राइजिंग अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस थ्रेट इन गाजा। 70,000, अब जरा अंदाजा करिए, 70,000 टन अनएक्सप्लोडेड मटेरियल जब वो गजा के अंदर पड़ा हुआ है, तो पूरे गजा के अंदर फैला हुआ है और इसको निकालने के लिए कई साल चाहिए और दहाइयां भी लग सकती हैं। आपको बताया जो वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो बॉम्ब्स गिरे थे, आज तक वो बॉम्ब्स निकाले जाते हैं, ठीक है, वो अनडेटोनेटेड बॉम्ब्स अभी तक नहीं निकाले जा सके वर्ल्ड वॉर 2 के, और यहां पर इन्होंने कितने बॉम्ब्स गिराए, 70,000 टन वो मटेरियल बात कर रहे हैं, तो दहाइयां लग सकती हैं इनको निकालने में, और पूरे गजा में फैले हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये उसी तरह का एक अटैक हो, लेकिन चूंकि उनको इससे बेहतर कोई जवाब नहीं मिल सकता था कि हमारे ऊपर अटैक हो गया है, तो उन्होंने ये, तो बुनियादी वजह वो इवेंट्स नहीं है जो लीड करते हैं वॉर्स के लिए, बुनियादी वजह वो इजरायली पॉलिसी है जो इवेंट्स क्रिएट करती है, जो बस हर वक्त घात लगाकर बैठी हुई है, जो हर वक्त साजिशें करने में बैठी हुई है, जो कोई पीसफुल और मीनिंगफुल नेगोशिएशंस के लिए यहां पर तैयार नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, और सबसे बढ़कर वो समझते हैं कि वो इस रीजन में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो जो ही इस रीजन में ये मुल्क ताकत का तवाज़ुन बदलेंगे,
اسرائیل کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی. سو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ برادر فیئرز مروان برغوثی جو ہے وہ could be killed. مروان برغوثی جو کہ فلسطینیوں کو یونائٹ کرنے کا سمبل ہیں, ان کو مارا جا سکتا ہے. یہ ان کے آج بھائیوں نے خدشہ کا اظہار کیا, ان کی پسلیاں جب توڑ دی ہیں, بزرگ آدمی ہیں وہ. اور اب مجھے بتائیے کہ یہ گارنٹر کیا کریں گے. قطر, ایجپٹ اور اردگان صاحب نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر, اور بڑا سا لکھا ہوا تھا پیس 2025, اور ٹرمپ نے کہا کہ 3000 سال کے بعد مڈل ایسٹ میں وہ میں نے امن کروا دیا ہے جو آج تک نہیں ہوا. تو یہ بندہ جو نا پوری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. یہ مڈل ایسٹ کے حکمران اور اوائسی کے حکمران جو ہے وہ چاپلوسی اور خوشامد سے باز نہیں آتے, لیکن یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. یہ اپنے ووٹرز کے سامنے جب ایکسپوز ہو چکا ہے, ابھی 10 دن مکمل نہیں ہوئے اس سیز فائر کو, اور ایک بھی ایسا دن نہیں گزرا جس دن اسرائیل نے اٹیک نہ کیا, اور آج یہ انہوں نے ایسکلیشن کر دیا. کل جب جے ڈی وینس نے یہاں پر آنا ہے تو یہ سچویشن پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا چکی ہے آلریڈی. بے شک یہ سیز فائر بھی ہوا, اور اب ان واقعات سے یہ مزید جا رہی ہے, کیونکہ اصل بات وہ اسرائیل کی پالیسیز ہے. اور اب آپ دیکھیے فلسطینی اس وقت اپنی باڈیز کو ریکور کر رہے ہیں, اور 68,000 ہو چکے ہیں جو آفیشیل نمبرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں, اور 1,70,000 زخمی ہیں. ٹھیک ہے, 68,000 شہید ہیں, ہزاروں ملبے تلے ہوئے ہیں, اور 1,70,000 زخمی ہیں, اور یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے. تو ابھی اسرائیل نے اپنی جو 5-7 ڈیڈ باڈیز رہ گئی ہیں ان کا ایشو بنایا ہوا ہے, وہ جو ہزاروں ادھر فلسطین. تو یہ نہیں چلے گا. دیکھیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جو معاملات چل نہیں سکتے ہیں. اور ادھر ویسٹ بینک میں اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر جو آلو وہاں پر ان کی سب سے مشہور جو ان کی فصل ہے اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم آیا ہے, تو اسرائیلی سیٹلرز نے فلسطینیوں کے اوپر جو اٹیک کر دیا. اس کے جواب میں ریزسٹرز نے ادھر اٹیک کیا اور ان کے فوجی ویسٹ بینک کے اندر مارے گئے. ان دا آکوپائڈ ویسٹ بینک دا وار کنٹینیوز. سیٹلرز نے آ کر فلسطینی جو آلیوز کی فصل کی ہارویسٹنگ کر رہے تھے ان کے اوپر آ کر اٹیک کیا ہے, اور پھر آگے سے ریزسٹنس نے اٹیک کیا. 3 اسرائیلی سولجرز وونڈڈ ان ویسٹ بینک ریزسٹنس آپریشن ان طوبس. تو یہ ویسٹ بینک کے اندر جو جنگ ہے وہ جاری ہے. اب ذرا آ جائیے امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ بیٹل جو ہے وہ براہ راست اثر انداز ہوگی, اور ٹرمپ جو ہے وہ یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ اب یہ آج کے مظاہروں نے پھر ثابت کیا ہے یہ پالیسی چلنے والی نہیں ہے, وہ بیوقوف نہیں بنا سکتا. نو کنگز, ان ریلیز کا نام جو ہے وہ نو کنگز رکھا گیا ہے, چونکہ ٹرمپ ایک بادشاہ کی طرح بہیو کر رہا ہے, اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ. ریلیز ڈرا ملینز پروٹیسٹنگ ٹرمپ اتھارٹیرینزم. اور اس میں جو ٹرمپ کی اتھارٹیرین ٹینڈنسیز ہیں, اور بڑی انپورٹنٹ کرپشن کی بات ان ریلیز میں کی جا رہی ہے. 2600 ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں پورے ملک میں, یعنی 2600 مقامات ہیں. ریسنٹ یو ایس ہسٹری کا سب سے بڑے مظاہرے ہیں. 2600 مقامات کے اوپر لوگ جو ہے وہ نکلے ہیں, اور بڑے شہروں کے اندر اور سبربس کے اندر اور اسمال ٹاؤنز کے اندر لوگ نکلے ہیں. نیشن وائڈ جو پروٹیسٹ ہوا ہے, مارکنگ ون آف دا لارجسٹ and coordinated protest movements in the recent US history. تو یہ جو گیدرنگز ہیں اس میں تمام عمر کے لوگ, بوڑھے, نوجوان, مرد, عورتیں, all ages کے لوگ اس میں شریک ہوئے, اور بڑے پیسفل پروٹیسٹ تھے. اور اس میں کریٹو بھی بہت سارے پروٹیسٹ تھے, کریٹو کاسٹیومز کے ساتھ, کریٹو پلے کارڈز کے ساتھ وہ جب سامنے آئے. اور اس میں انہوں نے کچھ سلوگنز ایسے تھے کہ نو کنگز سنس 1776 اینڈ ڈیموکریسی ناٹ ڈکٹیٹرشپ. چونکہ امریکہ جب 1776 میں بنا ہے, اور امریکہ میں اور باقی ملکوں میں فرق یہ ہے, جیسے پورا یورپ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر بادشاہت تھی, یعنی برطانیہ میں بادشاہت تھی اور وہ جمہوریت کی طرف آئی, اور پھر سارے یورپ میں اور باقی دنیا میں بھی بادشاہت رہی ہے. امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پر پہلے دن سے بادشاہت نہیں تھی. امریکہ میں فرام دا ڈے فرسٹ جو ہے وہ ایک جمہوری نظام آیا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ویلیوز ان کے لوگوں کے اندر ہیں, اور وہ کسی ایسے شخص کو افورڈ نہیں کر سکتے جو ویسے بھی بیڑا غرق کر رہا ہو اور اوپر سے اس کا رویہ ایسا ہو. سو وی ڈو ناٹ ہیو کنگز اینڈ ایکسرسائزنگ آور رائٹ ٹو پیسفلی پروٹیسٹ. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ڈس الوینمنٹ جو ہے ود ٹرمپس رول, یعنی جو لوگوں کے سامنے حقیقت آشکار ہو رہی ہے, گروئنگ ڈس الوینمنٹ, یعنی ایک تو ہے نا الوژن کا شکار ہو جانا, تو یہ ڈس الوژنمنٹ ہے کہ حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو رہی ہے کہ یہ بندہ جو نعرے لگا کر آیا تھا یہ تو بالکل بیڑا غرق کر رہا ہے, اور یہ نعرہ یہ لگا رہا ہے کہ امریکہ گولڈن ایج سے گزر رہا ہے, اور یہ بلکہ امریکہ کو اور زیادہ ڈکلائن اور امریکہ کو مزید جنگوں کی طرف جو ڈریگ کر رہا ہے. اور اسرائیل کے خلاف اس وقت شدید سینٹیمنٹ وہاں پر ہے. 1 لاکھ لوگ ٹائم سکوائر جو ہے وہاں پر نکل آئے. کتنا بڑا ٹائم سکوائر ہے, 1 لاکھ لوگ, ایسا لگتا ہے کہ سمندر وہاں پر آ گیا ہے. اور اس میں جناب علی سملر ٹرن آؤٹس جو ہیں وہ بوسٹن میں, فیلاڈیلفیا میں, ایٹلانٹا میں, ڈینور میں, شکاگو میں, اور واشنگٹن ڈی سی میں, لاس اینجلس میں یہاں پر دیکھے گئے ہیں. اور ڈزن ریلیز اکراس دا میٹرو ایریا ان سین ڈیاگو الون, اور 25,000 پروٹیسٹر جو ہیں وہاں پر نکلے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے. اور اس سے ایک اور چیز یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی لابی بہت زیادہ پینک میں ہے, اور وہ تیزی کے ساتھ ٹرمپ سے جو بھی کام اس نے لینے ہیں وہ لینا چاہتی ہیں.